आइए चलते हैं इस वीडियो में क्या कुछ नया है और किस प्रकार से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का पात्र होता है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार। देखिए, हम आपके सामने एक गाइडलाइन खोल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पेज नंबर 1 पर लेकर जाता हूँ। ये देखिए, ये भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क ये है। और देखिए, ये उस समय की है जिस समय इस प्रधानमंत्री आवास योजना का स्टार्टअप किया गया था और इसमें क्या कुछ नया था, कैसे किया गया था, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम चलते हैं हमारे मूल की ओर कि जिसमें हम ये जानना चाहते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए लाभार्थी पात्र कैसे होगा, उसकी योग्यता का निर्धारण कैसे होगा, क्या योग्यता होनी चाहिए उसमें कि वो इसका पात्र है। इसके लिए आइए चलते हैं भारत सरकार की गाइडलाइन की ओर। यहाँ पर देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं लाभार्थियों का निर्धारण और चयन। इसके लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 4.0 में बताया गया है कि सभी के लिए आवास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए लाभार्थियों का निर्धारण और चयन में निष्पक्षता और पारदर्शिता होना नितांत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता का लक्ष्य वास्तव में वंचित लोगों को ही हो और चयन वस्तु परख एवं सत्यापन योग्य हो। परिवारों का निर्धारण SECC 2011 के आंकड़ों में आवास अभाव के दर्शाने वाले पैरामीटर के आधार पर किया जाएगा। तत्पश्चात ग्राम सभा द्वारा मान्यकरण किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन SECC 2011 क्या है? यह है सेक 2011 की जनगणना, यानी कि 2011 में जो भारत सरकार ने जनगणना कराई है उसका डाटा है। उसमें सब ये क्या लेंगे, ये देखिए। अब आप किसको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा सरकार को कि किसके पास आवास नहीं है, किसको देना है। जनगणना में सभी चीज़ें होती है कि व्यक्ति परिवार के पास क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कैसा घर है, कैसा नहीं है, उसी को उठाया है। 4.1 में पात्र लाभार्थियों का दायरा फिक्स किया गया है। PMAYG के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के दायरे में BPL सूची के स्थान पर, यानी कि जो IAY थी उसमें केवल इंदिरा आवास योजना में केवल BPL लोगों को ही दिया जाता था। इसमें उन्होंने हटा करके दायरे में BPL सूची के स्थान पर सेक 2011 के आंकड़ों के अनुसार सभी बेघर परिवार, यानी कि जिनके पास बिल्कुल भी घर नहीं है, अनुबंध 1 में दर्शाई गई बहिर्वेश प्रक्रिया के अधीन शून्य, यानी कि जिनके पास एक भी कमरा नहीं है, या एक कमरा हो, या 2 कमरे में कच्ची दीवार हो सकती है उसकी, या कच्ची छत युक्त मकान में रहने वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा। ये इसका दायरा फिक्स किया गया है। ठीक है, अब इसमें प्राथमिकता किससे दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इसको हम विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इस गाइडलाइन में आगे है क्या। इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले हमारी राजस्थान सरकार की गाइडलाइन है। ये देखिए, राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन फिक्स की है। ये सभी सरकारों का है और लगभग ये पैरामीटर सभी का है। ये गाइडलाइन है और ये देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना की सामान्य जानकारी आवास निर्माण की मार्गदर्शिका लाभार्थियों के लिए। इसमें हम देखना चाहते हैं कि किस व्यक्ति को ये लाभ मिलेगा। देखिए, सब कुछ आप छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाइए। अब हम इसमें समझाना चाहते हैं, आपको ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है समझना। ये उन कार्मिकों के लिए भी है जो आवास निर्माण योजना में कार्य कर रहे हैं और आवास प्लस की सूचियों में अब पात्र और अपात्र छांटने का समय आने वाला है, उसमें भी आपको ये काम आएगा। और जो व्यक्ति इस योजना के लिए पात्रता रखता है और उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की आवास प्लस की सूची में है या 2011 की सूची में है और उसको लाभ नहीं मिल रहा है, किसी कारण से वो वंचित हो रहा है, वो भी इसका ध्यान रखते हुए इसको जरूर देखें और जरूर समझें। पात्रता का निर्धारण कैसे किया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधार
संशोधित जनगणना 2011 के डाटा के आधार पर ग्राम सभा में अनुमोदित तैयार वरीयता सूची के परिवार पात्र होंगे, जिसमें आवासहीन कच्चा आवास, 1 कमरे या 2 कमरे का कच्चा आवास परिवार जिन्हें पूर्व में किसी अन्य योजना में लाभ नहीं प्राप्त हुआ है पात्र होंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपकी भारत सरकार की गाइडलाइन का प्रथम बिंदु किसको देना है। अब इसमें राज्य सरकारों ने मापदंड निर्धारित किए गए हैं, वो देखिए। परिवार की पात्रता हेतु निम्न मापदंड न होने पर ही मान्य होंगे। ये एक इसका आवेदन आता है, उस पर भी ये मापदंड होते हैं। मोटरसाइकिल, दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया या मछली नाव नहीं होनी चाहिए। अगर ये हुई तो आप अपात्र हो जाएंगे और नहीं हुई तो आप पात्र हैं। मैकेनाइज, तिपहिया, चौपहिया कृषि उपकरण नहीं होना चाहिए। कोई भी मशीनरी वाला उपकरण नहीं होना चाहिए जो चौपहिया हो, जैसे ट्रैक्टर मान सकते हैं। अगर ऐसा कोई उपकरण आपके पास नहीं है तो आप पात्र हैं, और अगर हैं तो अपात्र हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट सीमा 50,000 या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। जिसका आप समझते हैं KCC जिसे आप कहते हैं, वो यदि आपके 50,000 से अधिक है या 50,000 है तो आप अपात्र हो सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप अपात्र नहीं हैं। परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। यदि कोई परिवार में सरकारी सदस्य है तो भी आप अपात्र हो सकते हैं। परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार का साथ पंजीकरण नहीं होना चाहिए। कृषि के साथ, कृषि के अलावा कोई भी सरकारी उद्यम है उसमें आपका पंजीकरण, परिवार का पंजीकरण नहीं होना चाहिए। यदि है तो आप अपात्र हो जाएंगे। परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह से या अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आय, परिवार में किसी भी सदस्य की आय 10,000 से अधिक है तो आप अपात्र हो सकते हैं, और अगर आपकी 10,000 से आय कम है तो अपात्र नहीं है, आप पात्र हैं। इनकम टैक्स देने पर, यदि आप इनकम टैक्स देते हैं तो भी आप अपात्र हो सकते हैं। व्यवसाय कर देने पर, यदि आप व्यवसाय करते हैं किसी प्रकार का और व्यवसाय कर देते हैं तो भी अपात्र हैं। स्वयं का रेफ्रिजरेटर होने पर, देखिए फ्रिज अगर आपके घर में है और इसकी जानकारी कर्मचारियों को है तो आपको अपात्र किया जा सकता है। स्वयं का लैंडलाइन फोन होने पर, देखिए घर में अगर आपके लैंडलाइन फोन है तो अभी आप अपात्र घोषित किए जा सकते हैं। स्वयं 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर, देखिए कभी कभी क्या होता है, इस बिंदु में आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं। इसका विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास सिंचित भूमि जिसमें आप सिंचाई करते हैं वो 2.5 एकड़ से अधिक या 2.5 एकड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात, उसके साथ साथ एक सिंचित उपकरण भी आपके पास होना चाहिए, जब भी आप अपात्र होंगे। यदि आपके पास केवल भूमि है, उपकरण नहीं है, तो भी आप अपात्र नहीं होंगे। 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक के साथ 2 या अधिक मौसमी फसलें होने पर, देखिए आपके पास अगर 5 एकड़ भूमि है, सिंचित भूमि है और आप 2 फसल करते हैं तो भी आप अपात्र घोषित किए जा सकते हैं। 7.5 एकड़ भूमि के साथ या अधिक एक सिंचाई उपकरण होने पर, 7.5 एकड़ भूमि है आपके पास, इससे अधिक भूमि है और एक सिंचाई उपकरण है तो भी आप अपात्र किए जा सकते हैं। किसी आवास योजना में पूर्व में लाभान्वित होने पर, पहले इंदिरा आवास योजना और किसी भी स्टेट की CM BPL योजना, इस तरह की कोई योजनाओं में अगर लाभान्वित हो चुके हैं तो भी आप अपात्र घोषित किए जा सकते हैं। या वास्तव में ही घोषित करने वाली क्या बात इसमें है ही सही, अपात्र ही होंगे आप। इसके बाद उक्तानुसार ग्राम पंचायत वर्गवार पात्रता सूचियां तैयार कर लाभार्थियों के नाम आगे संभावित स्वीकृति वर्ष का अंकन किया जाएगा। किस वर्ष में इनको स्वीकृति देनी है, ये वरीयता सूची निर्धारण करनी है। मूल वरीयता सूची में शामिल लेकिन सत्यापन उपरांत अपात्र परिवारों के समूह का पात्रता का कारण स्पष्ट उल्लेखित अंकन किया जाएगा। ग्राम पंचायतवार वरीयता सूची की संकलित प्रति पंचायत समिति वार तैयार कर सार्वजनिक स्थलों, जनप्रतिनिधियों, राजकीय कार्यालयों, आमजन हेतु अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि आपका नाम 2011 तो लगभग ये मान लीजिए कि समाप्त होने की स्थिति में है, सूचियाँ पूरी हो चुकी है, लेकिन जहाँ पर अभी चल रही है वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इस मापदंडों में अगर आप आते हैं तो आप ग्राम पंचायत जाइए, कहीं आपको अपात्र किया हुआ है या नहीं है।
ऐसी स्थिति में है तो आप अंतिम व्यक्ति के रूप में भी अगर होंगे तो सरकार आपको लाभ अवश्य देगी। लेकिन इसके साथ एक चीज़ आप देखिए कि कई लोगों को इस बात की बहुत टेंशन होती है। टेंशन की प्रक्रिया ये बात है कि मेरा नाम आ गया है, मुझे कैसे पता चलेगा, सूचियाँ कैसी होगी। इसमें लिए सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक स्थलों पर, राजकीय कार्यालयों पर यह अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जाएगी, चस्पा की जाएगी। आप वो सूचियाँ वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज आपको हमने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन व्यक्ति पात्र होगा और कौन अपात्र होगा। इसके लिए राज्य सरकारों ने अलग अलग मापदंड निर्धारित किए हुए हैं। भारत सरकार का एक मापदंड फिक्स है जो कि आपने देख लिया है, समझ लिया है कि कच्ची दीवारें या कच्चा घर या कच्ची छत जिस परिवार के है या आवासीय नहीं है वो व्यक्ति इसमें पात्र है। इसके अतिरिक्त भी राज्य सरकारों ने अलग अलग मापदंड निर्धारित किए हुए हैं। ये आपके आवेदन पत्र पर भी मिलेंगे और आपको ग्राम पंचायत के माध्यम से भी आपको अवगत करा दिए जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी सूचियां अब तक बनाई गई है, ये 18-19 और 19-20 में जो अवंचित परिवारों की सूची बनी है, उनमें भी जो व्यक्ति अपना नाम लिखवा चुके हैं, जिनकी ग्राम सभा ने अनुमोदन कर दिया है, वो इस बात का ध्यान रखें कि इन मापदंडों को पूरे करते हुए उनका अनुमोदन पुनः करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार समय समय पर ग्राम सभा की आयोजन करवाती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।